ऑलराइट, तो गाइस जिस डब्ल्यूडब्ल्यू पेपर व्यू का हम सबको इतनी बेसब्री से इंतजार था, वो रॉयल रंबल का पेपर व्यू फाइनली खत्म हो चुका है। तो मैं बिना टाइम को बर्बाद किए आपको सीधा पूरा शो डिटेल में बताता हूं। बस आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के साथ। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू को इसी मैच को ओपनिंग में रखने के प्लान है। और इस मैच को ओपन करने के लिए सबसे पहले नटालिया आती है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे हमको एक सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिल जाती है जो कि नाओमी की होती है। और मैंने आपको बताया भी था कि काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स है कि नाओमी जो है वो रॉयल रंबल के अंदर अपना रिटर्न कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो नंबर 2 पे नाओमी अपने सरप्राइज एंट्रेंस के साथ आती है। एंड नंबर 3 पे हमको बैली देखने को मिल जाती है, जो वुमेन या यूं कह लो जो रेसलर जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी फैंस को कि ये वुमेन रॉयल नंबर जीतेगी साल का और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगी। मतलब मेन इवेंट तो नहीं करेगी, चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल करेगी। एंड सच में जब बैली इस मैच में एंटर हुई तब जाके लगा कि हाँ सच में वुमेन्स रॉयल नंबर का मैच जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। एंड फिर एक के बाद एक काफी सारे वुमेन्स भी आने लगी, एलिमिनेशन भी होने लगे, और जॉर्डन ग्रेव्स की हमको सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था। जो कि वैसे तो टीएनए वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है, बट वो रॉयल रंबल के अंदर अपनी टीएनए वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ही लेके आ गई। तो मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यू का जो कनेक्शन है वो हो चुका है, और हो सकता है कि आगे हमको टीएनए के और भी सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिल जाए। एंड इस मैच में जॉर्डन ग्रेव्स ने परफॉर्म भी काफी अच्छा किया, हालांकि वो एलिमिनेट हो गई क्योंकि वो वुमेन्स रॉयल रंबल मैच तो वैसे भी नहीं जीतने वाली थी। बट जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने जॉर्डन ग्रेव्स को दिखाया, जैसे उनकी बुकिंग करी, जिस तरह से उन्होंने रेसल किया रॉयल रंबल मैच में, वो काफी अच्छा था। मतलब देखने में ठीक लग रहा था कि टीएनए के रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी सही दिखा रही है। एंड इसके बाद फिर जब नाया जैक्स की एंट्री होती है तो वो सीन सबसे ज्यादा देखने वाला था, क्योंकि नाया जैक्स एक ऐसी बंदी थी जो इस मैच में ये कह लो सबसे ज्यादा हैवी थी या सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन वाली वुमेन थी। जैसे कि मेंस रॉयल रंबल मैच में हमको ब्रोक लेसनर देखने को मिलता है कि सारे सुपरस्टार ब्रोक लेसनर को एलिमिनेट करने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। सेम वैसे ही नाया जैक्स के ऊपर सारी जो वुमेन्स थी रॉयल रंबल मैच में वो सारी टूट के पड़ गई थी। बट नाया जैक्स ने इतनी सारी एलिमिनेशन करी, इतने सारे सुपरस्टार को उन्होंने बाहर फेंका है। इसके अलावा गाइस हमको सरप्राइज एंट्रेंस में लिव मॉर्गन की भी एंट्री देखने को मिलती है, जो कि मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि लिव मॉर्गन का जो केस वगैरह चल रहा था तो उसके चलते मेरे को लगा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू लिव मॉर्गन को ना बुला, बट लिव मॉर्गन की सरप्राइज एंट्रेंस हो जाती है। इसके अलावा हमको जेड कारगिल की भी एक सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिलती है। और जब जेड कारगिल आई यार, उन्होंने क्या जादू डाला वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में, और जिस तरह से उन्होंने नाया जैक्स को एलिमिनेट किया, मतलब भाई ऐसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी ऐसे नाया जैक्स को उन्होंने एलिमिनेट किया। भाई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही थी वो। इवन जब जेड कारगिल ने नाया जैक्स को एलिमिनेट किया, उसमें आप बेकी लिंच का रिएक्शन देखो, बेकी लिंच का भी ऐसा रिएक्शन था कि भाई ऐसे भी कोई नाया जैक्स के साथ कर सकता है क्या। मतलब ऐसे एलिमिनेट किया नाया जैक्स को जेड कारगिल ने जैसे नाया जैक्स कुछ हो ही ना, हल्की सी सुपरस्टार बस ऐसे उठा के बाहर फेंक दिया। इसके अलावा गाइस इस मैच में एक बहुत ही फनी मूवमेंट होता है जब 24वें नंबर पे R-Truth इस मैच में एंट्री ले लेते हैं। मतलब आना तो 24वें नंबर पे वालहाला को था, बट वालहाला के पीछे से एकदम R-Truth का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और R-Truth वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में जाके घुस जाता है। हालांकि नाया जैक्स ने R-Truth को एलिमिनेट कर दिया, बट ये जो मूवमेंट था ना बहुत ही फनी था कि मतलब R-Truth वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में आके घुस गई। फिर उसके बाद एडम पियर्स R-Truth को समझाते भी कि भाई ये वुमेन्स रॉयल रंबल मैच चल रहा है, मेंस रॉयल रंबल मैच नहीं है, तुम मेंस रॉयल रंबल मैच में आना, वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में क्या कर रहे हो। पर कुछ भी बोलो भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर R-Truth एक ऐसा बंदा है जो किसी भी मूवमेंट को फनी बना सकता है, चाहे वो रॉयल रंबल हो, चाहे वो मनी इन द बैंक हो, चाहे वो कौन सा भी पेपर व्यू हो, R-Truth भाई किसी भी चीज को फनी बना सकता है। और इस मैच में फिर जब सारी एंट्रेंस हो जाती है, ऑलमोस्ट सारी एलिमिनेशन हो जाती है, लास्ट में सिर्फ 3 सुपरस्टार रिंग के अंदर बचती हैं, बैली, लिव मॉर्गन और जेड कारगिल। तो लास्ट में जेड कारगिल जो है वो लिव मॉर्गन के हाथों एलिमिनेट हो जाती है, और इस चीज का फायदा उठा के एकदम से बैली जो है वो लिव मॉर्गन को भी एलिमिनेट कर देती है। मतलब ऐसा होता है कि लिव मॉर्गन और जेड कारगिल जो है वो एप्रन के ऊपर लड़ रही होती है, जहां पे बाय चांस लिव मॉर्गन के हाथ जो है वो जेड कारगिल एलिमिनेट हो जाती है, और इसका तुरंत फायदा उठा के बैली ने जो है वो लिव मॉर्गन को एलिमिनेट कर दिया था। और फिर वही हुआ जिस चीज की पहले से प्रिडिक्शन थी, जो चीज पहले से सबको पता थी, बैली 2024 का वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीत चुकी है। और अब बैली चैलेंज करने वाली है रेसलमेनिया के अंदर या तो रिया रिप्ली को या फिर ईओ स्काई को। वैसे तो वो ईओ स्काई को ही चैलेंज करने वाले है क्योंकि इन्हीं की फ्यूड होने वाली है, बट स्टिल रिया रिप्ली एक ऑप्शन है तो हम उनको बोल नहीं सकते, तो यहाँ उनको मेंशन करना जरूरी था। पर मैच तो फिर भी हमको ईओ स्काई वर्सेस बैली का ही देखने को मिलने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर। एंड इसी के साथ हमको रॉयल रंबल की शो की स्टार्टिंग में वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की जो विनर है यानी कि बैली है वो मिल चुकी थी, और यहाँ से शो की जो हाइप है वो काफी ज्यादा सेट हो चुकी थी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो की स्टार्टिंग में एक बहुत कमाल का मैच रख दिया था जिसकी विनर ऑब्वियसली बैली बन चुकी है, और बैली चैलेंज करने वाले रेसलमेनिया के अंदर या तो रिया रिप्ली को या फिर ईओ स्काई को। इसके बाद गाइस शो पे आता है फैटल 4-वे मैच रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एलए नाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन, जो कि एक बहुत ही कमाल का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिलीवर किया। मैं आपको पूरा मैच डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले मैच की स्टार्टिंग होती है चारों सुपरस्टार रिंग में, सारी तीनों सुपरस्टार जो बाकी है वो रोमन रेंस को देखने लगता है और रोमन रेंस की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिस पर रोमन रेंस का रिएक्शन ऐसा होता है कि भाई एक दूसरे को तो मारो, बट सारे ही सुपरस्टार रोमन के ऊपर टूट पड़ते हैं। रोमन रिंग से भागने की कोशिश करते हैं बट वो रोमन को पकड़ लेते हैं, रोमन को बहुत बुरी तरह से धोने लगता है। और फिर ऑब्वियसली ये चारों सुपरस्टार एक ही मैच में थे तो ज्यादा देर टीम बना के रह नहीं सकते थे, चारों सुपरस्टार फिर आपस में लड़ने लगते हैं। बहुत सारे हमको मिक्स पर्सन मूव्स भी देखने को मिले, मतलब एक दूसरे के ऊपर मूव्स लगाए जा रहे हैं, कोई किसी के ऊपर मूव्स लगा रहा है, कोई किसी के ऊपर मूव्स लगा रहा है। एलए नाइट का बीएफटी हमको देखने को मिलता है, एजे स्टाइल्स का स्टाइल स्लैश हमको देखने को मिलता है, रैंडी ऑर्टन के आरकेओस, आरकेओ नहीं आरकेओस, कई सारे आरकेओ रैंडी ऑर्टन ने मारे थे, बहुत सारे क्लोज किक आउट और बहुत सारे क्लोज किक आउट इंटरप्ट होते हुए हमको इस मैच में देखने को मिले। मतलब जब किसी बंदे ने किसी पे फिनिशर लगा के उसको पिन किया, दूसरे रेसलर ने आकर उसको इंटरप्ट कर दिया एकदम, क्योंकि ऑब्वियसली 4 बंदे इस मैच में थे तो सारे ये कोशिश कर रहे थे कि कोई भी किसी
किसी को पिन ना कर पाए। और मैच में एक ऐसा मोमेंट आता है जब चारों सुपरस्टार एक एक करके अपना फिनिशर लगाते हैं। सबसे पहले एले नाइट अपना BFT लगाता है, फिर एजे स्टाइल्स अपना स्टाइल्स फ्लैश लगाते हैं। रोमन रेंस ने भी रैंडी ऑर्टन को स्पीयर लगाई, बट रैंडी ऑर्टन ने भाई 3 बंदों को RKO लगाई है। सबसे पहले वो एले नाइट को RKO लगाते, फिर वो एजे स्टाइल्स को RKO लगाते, और लास्ट में जो रोमन रेंस को RKO लगाई है भाई कितनी कमाल की थी वो, मतलब इतनी परफेक्ट टाइमिंग थी। रोमन रेंस पीछे से भागे आ रहे हैं स्पीयर लगाने के लिए, और स्पीयर बिल्कुल हवा में ही होगी कि रैंडी ऑर्टन ने उसको RKO में कन्वर्ट कर दिया एकदम। मतलब कैसे कर लेते हैं यार रैंडी ऑर्टन ये चीज। और फिर इस मैच में एक मूवमेंट आता जब रोमन रेंस ऑलमोस्ट अपनी चैंपियनशिप हारने वाले थे, रेफरी काउंट कर रहा है, 2 तक काउंट होता है, बट पीछे से फिर सोलो सिकोवा रेफरी को खींच लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियस सी बात है सोलो सिकोवा या जिमी ऊसो की हमको इंटरप्शन जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बिना तो रोमन रेंस इस मैच को जीत ही नहीं सकते थे। सोलो सिकोवा आते हैं, सोलो सिकोवा ने सबसे पहले सोमन स्पाइक लगाया रैंडी ऑर्टन को, फिर लगाया उन्होंने एले नाइट को। एजे स्टाइल्स को वो अपना हिप बट लगाने वाले होते हैं बैरिकेड के ऊपर, बट एजे स्टाइल्स वहां से हट जाते हैं और सोलो सिकोवा जो है वो ठिकाने लग जाता है। फिर एजे स्टाइल्स इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एजे स्टाइल्स उठाते हैं भाई स्टील चेयर्स, वो सब पे स्टील चेयर्स बजाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एले नाइट को मारते हैं, फिर रोमन रेंस को मारते हैं, रैंडी ऑर्टन को मारने जा रहे होते हैं, बट रैंडी ऑर्टन भाई कितने कमीने रेसलर है हमको पता ही। रैंडी ऑर्टन उल्टा एजे स्टाइल्स को ठिकाने लगा देते हैं। एंड हाँ, इस चीज में मैं आपको एक स्पॉट तो बताना भूल गया। एक स्पॉट बहुत कमाल का था, जब सोलो सिकोवा ने रैंडी ऑर्टन और एले नाइट को स्पाइक लगाए थे, तो रैंडी ऑर्टन और एले नाइट एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, और फिर एजे स्टाइल्स रोमन रेंस को फिनोमिनल फोरआर्म लगाता है, जिससे रोमन रेंस इन दोनों सुपरस्टार के ऊपर गिर जाता है, जिसपे फिर एजे स्टाइल्स इन तीनों सुपरस्टार को एक साथ एक के ऊपर एक करके पिन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट जैसे ही 3 होने वाला होता है, मुझे लगा नहीं कि रोमन रेंस और एले नाइट ने किक आउट किया। इस पर रैंडी ऑर्टन जो कि सबसे नीचे होता है उन्होंने किक आउट किया, और तीनों ही रेसलर एक के ऊपर से एक गिर जाते हैं। मतलब कितनी जान लगाई होगी रैंडी ऑर्टन ने, आप सोच लो कि रैंडी ऑर्टन सबसे नीचे है, उस पे 3 बंदे हैं, उन्होंने किक आउट किया और तीनों ही बंदे ऊपर से गिर गए, तो भाई कितनी जान लगी होगी रैंडी ऑर्टन की, बस सोच लो आप। तो कुल मिला के एक बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा था, जिसको क्राउड भी काफी एंजॉय कर रही थी। क्राउड की तरफ से दिस इज ऑसम के चैंट्स भी लग रहे थे। एंड फिर इस मैच की एंडिंग में एक बहुत ही लंबा और बहुत ही अच्छा खासा मैच डिलीवर होने के बाद रोमन रेंस लास्ट में सबसे पहले एले नाइट को सुपरमैन पंच लगाते हैं, जिससे एले नाइट जो है वो रिंग के बाहर ही निकल जाता है, और लास्ट में एजे स्टाइल्स को स्पीयर लगा के इस मैच में जो विक्ट्री है वो रोमन रेंस ले आते हैं। मतलब रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो है वो सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। अब देखो इस मैच में रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली, रोमन रेंस इस मैच को जीत गए, बट देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि WWE ने ऐसे ही रोमन रेंस को चैंपियनशिप दे दी। मतलब ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस ने अर्न करी है ये विक्ट्री, मतलब जैसे उन्होंने मैच डिलीवर किया, जैसे वो मैच जीते, तो देख के पूरा वो स्पोर्ट लग रहा था कि हाँ रोमन रेंस भाई डिजर्व करते हैं विक्ट्री इस मैच में। बट ये चीज मेरे को देख के काफी अच्छी लगी कि WWE ने एले नाइट को पिन नहीं करवाया, क्योंकि ऐसे काफी सारे रिपोर्ट्स आ रही थी कि WWE एले नाइट को पिन करवाएगी रोमन रेंस के साथ, और फिर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। बट ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि एले नाइट को WWE ने वीक नहीं दिखाया, उनको पिन नहीं करवाया, क्योंकि जैसी अभी मतलब एले नाइट की थोड़ी पॉपुलैरिटी दब गई है, उसमें अगर एले नाइट यहाँ पे पिन हो जाते तो कहीं ना कहीं एले नाइट के लिए बेकार ही होता। बट एजे स्टाइल्स ऐसे सुपरस्टार है कि वो पिन हो गए तो ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर उसमें हील सुपरस्टार देखो तो सबसे ज्यादा कोई मुझे एजे स्टाइल्स ही लग रहे थे। तो कुल मिला के ये डिसीजन मुझे WWE का काफी सही लगा कि उन्होंने एले नाइट की जगह एजे स्टाइल्स को पिन करवाया और रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करवा दी। मतलब अब रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर जाने वाला है एज अ चैंपियन, जो कि प्लान था भी WWE का। बट कुल मिला के एक बहुत ही कमाल का मैच WWE ने उनको दिखाया, जिसके बाद रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर। इसके बाद गाइस आता शो का थर्ड मैच, लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। इस मैच की अगर बात करी जाए तो मैच स्टार्टिंग में थोड़ा बोर फील करवा रहा था, जैसे केविन ओवेंस लोगन पॉल को मारना चाह रहे थे, बट लोगन पॉल उनसे दूर दूर भाग रहे थे। पर फिर जैसे तैसे करके मैच थोड़ी बहुत पेस पकड़ना स्टार्ट करता है। लोगन पॉल जो है वो केविन ओवेंस के हाथ को टारगेट करे पड़े हैं, पूरे मैच में वो हाथ पे ही बजाए जा रहे हैं बार बार केविन ओवेंस के। पर केविन ओवेंस आपको पता है भाई हार मानने वाला बंदा नहीं है। केविन ओवेंस ने जैसे तैसे करके इस मैच में अपर हैंड लिया, थोड़ा वो लोगन पॉल की पिटाई करने लगते, 2 कैनन बॉल लगाया उन्होंने अपने, और जैसे ये बंदा इतना मोटा हो गया, मतलब केविन ओवेंस इतने मोटे हो गए, कैनन बॉल लगाते हैं ना भाई, वो बहुत अमेजिंग फीलिंग देता है। लोगन पॉल ने भी थोड़ा सा अपर हैंड लिया, उन्होंने अपना 1 लकी पंच भी लगाया केविन ओवेंस को, जिससे केविन ओवेंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। केविन ओवेंस ने आराम से इस चीज के ऊपर किक आउट कर दिया। वैसे लोगन पॉल का जो 1 लकी पंच है मेरे ख्याल से मैच के लिए ठीक नहीं है, मतलब अगर सेगमेंट वगैरह हो किसी रेसलर को वहां लगा दे, वो रेसलर ढेर हो जाए तो समझ में आता है, बट मैच में कौन इस पंच से हारेगा यार। तो केविन ओवेंस बड़े आराम से इस 1 लकी पंच के ऊपर किक आउट कर देते हैं। फिर लोगन पॉल के कुछ साथी आते हैं उनकी मदद करने के लिए, इतने में ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी भी आ जाता है। पर फिर भी जैसे तैसे करके लोगन पॉल के बंदे लोगन पॉल की मदद करी जाते हैं, वो ब्रास निकल लोगन पॉल को दे जाते हैं। और सेम सिनेरियो हमने जब उन्होंने रे मिस्टीरियो से चैंपियनशिप जीती थी तब भी देखा था, लोगन पॉल ने ब्रास निकल पहन के रे मिस्टीरियो को नॉकआउट किया था, जिसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन गए। तो सेम वो केविन ओवेंस के साथ भी करने वाले थे, बट केविन ओवेंस भी भाई बहुत ही आरामी बंदा है। लोगन पॉल ब्रास निकल पहन के केविन ओवेंस को 1 लकी पंच लगाने वाले होते हैं, बट केविन ओवेंस इसको काउंटर करके लोगन पॉल से ब्रास निकल ले लेते हैं, और खुद ब्रास निकल पहन के लोगन पॉल को 1 लकी पंच आप जो भी कह लो, केविन ओवेंस लोगन पॉल को नॉकआउट कर देते हैं। केविन ओवेंस लोगन पॉल को पिन करने के लिए जाते हैं, रेफरी काउंट करता है 1
2, बट जैसे 3 बोलने वाला होता है इतने में रेफरी का जो ध्यान है वो केविन ओवेंस के ब्रास निकल पहने वाले हाथ पे चला जाता है और मुझे समझ में नहीं आया कि केविन ओवेंस कैसे पंच लगाने के बाद ब्रास निकल निकालना भूल गए। हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको ऐसे प्लान किया हो, इसी वजह से हमको ऐसा दिखाया गया हो, बट इसकी वजह से केविन ओवेंस इस मैच में से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से लोगन पॉल ने अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप रिटेन कर ली, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मतलब यार अगर आपको किसी बंदे को जिताना है तो आप बिल्कुल क्लियर जिताओ ना। मतलब जैसे अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को केविन ओवेंस को हारते हुए नहीं दिखाना था तो उनको चैंपियनशिप भी दे देते, या फिर लोगन पॉल को जिताना था तो भाई उनको सीधा जिताते, उनको विक्ट्री दिलवाते केविन ओवेंस के ऊपर। पर ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बकचोदी डब्ल्यूडब्ल्यू ने करी है केविन ओवेंस के साथ, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और मेरे साथ साथ शायद केविन ओवेंस को भी समझ में नहीं आई। केविन ओवेंस के बीच पे बिल्कुल सटक जाती है। केविन ओवेंस पकड़ता है लोगन पॉल को धोना स्टार्ट कर देता है। लोगन पॉल को बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने अनाउंसर्स टेबल पे भी पटका। पर अब केविन ओवेंस चाहे कितना भी पीट ले लोगन पॉल को, बट स्टिल जो हमारे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है वो लोगन पॉल ही है। और जहां से मेरे को लग रहा है मतलब जैसे केविन ओवेंस ने आफ्टर मैच लोगन पॉल को पीटा है, हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू आगे हमको लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस का मैच फिर से दिखा दे यूएस टाइटल के लिए। बट फिलहाल इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से लोगन पॉल ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन करी। इसके बाद गया था हमारा शो का मेन इवेंट 30 मैंस रॉयल रंबल मैच, जिस मैच के लिए सारे ही फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि सब देखना चाहते थे कि इस साल का रॉयल रंबल कौन जीतने वाला, कौन रेसलमेनिया करने वाला मेन इवेंट। और इस मैच की जो ओपनिंग रखी है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, मेरे ख्याल से इससे परफेक्ट ओपनिंग हो ही नहीं सकती थी इस रॉयल रंबल मैच की। मतलब ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ ऐसा कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले मैच की जो स्टार्टिंग करने के लिए नंबर 1 पे कंटेंडर आते वो होते हैं जे उसो। जे उसो आके मैच की स्टार्टिंग करते और जे उसो को फेस करने के लिए वहां पे नंबर 2 पे आते हैं उन्हीं के भाई जिमी उसो। मतलब ये एक बिल्कुल ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज कर दी थी डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो बिल्कुल भी किसी ने सोची नहीं होगी। मतलब जिमी उसो और जे उसो आमने सामने है, जो कि एक ड्रीम मैच है, जो कि हर कोई फैन देखना चाहता है इंक्लूडिंग मी। पर रॉयल रंबल के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 पे किसी ने ये चीज मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं सोची होगी, किसी ने एक्सपेक्ट किया भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। बीच मैच में अगर ऐसा होता कि मैच में ऑलरेडी जिमी उसो या जे उसो में से एक बंदा है और दूसरे बंदे का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो अपनी एंट्री लेता है और आके आमने सामने खड़े हो जाते हैं, फिर इन दोनों में फाइट होती है, ये तो एक्सपेक्ट कर सकता था। बट मैच की स्टार्टिंग में नंबर 1 और नंबर 2 पे जिमी उसो और जे उसो दोनों भाई आमने सामने, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बहुत औसम चीज कर दी डब्ल्यूडब्ल्यू ने और ये चीज जैसी हुई ना मेरी तो बिल्कुल आंखें सी खुल गई। मैंने भाई अब तो ये मैच में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। खैर अब जिमी उसो और जे उसो ने एक दूसरे को फेस करने के पूरा मोमेंट एंजॉय करने के बाद जैसे तैसे मैच स्टार्ट किया। मैच स्टार्ट होता है, एक के बाद एक एंट्रेंस होने लगती है। पर एक चीज से मैं डब्ल्यूडब्ल्यू की बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच के लिए पहले से कुछ ही अपोनेंट्स को बताया था कि मतलब कुछ ही पार्टिसिपेंट इस मैच में होने वाला है, उसके अलावा सारी सरप्राइज एंट्रेंस थी। पर फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ एक ही सरप्राइज एंट्रेंस रखी है पूरे मैच में, जो कि अंड्राडे की थी। अंड्राडे सरप्राइज एंट्रेंस लेते अपने, उनका रिटर्न था डब्ल्यूडब्ल्यू में, जो कि ज्यादा कुछ इंपैक्ट तो नहीं डाल पाया। अंड्राडे थोड़ी देर बाद एलिमिनेट हो जाता है। हालांकि ओमस भी आया था सरप्राइज एंट्रेंस इस मैच में, बट ओमस तो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ पहले से थे तो मैंने इसको एज अ सरप्राइज एंट्रेंस तो लिया नहीं। पैट मैकेफी भी इस रॉयल रंबल मैच में होते हैं। वैसे तो वो अनाउंसर्स टेबल पे बैठे हुए थे और जैसे ही पैट मैकेफी का थीम सॉन्ग प्ले हुआ, पैट मैकेफी को भी यकीन नहीं हो रहा कि भाई वो रॉयल रंबल मैच में है, मतलब सूट वूट पहन के बैठे हुए हैं। और फिर पैट मैकेफी अपने हेडफोन वगैरह उतार के मैच में एंटर करते हैं। बट वो जब देखते हैं कि सामने ओमस और ब्रॉन ब्रेकर खड़े हैं तो भाई पैट मैकेफी खुद को एलिमिनेट करके वहां से चुपचाप जाकर अनाउंसर्स टेबल पे बैठ जाता है। ये एक फनी एलिमेंट था जो हो सकता है कि काफी सारे लोगों को फनी ना लगा हो, बट मेरे को तो लगा था। ब्रॉन ब्रेकर, बॉबी लैशली और ओमस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया डब्ल्यूडब्ल्यू इस रॉयल रंबल मैच में, स्पेशली ब्रॉन ब्रेकर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया था। इवन हमने ब्रॉन ब्रेकर और गुंथर का फेस ऑफ भी देखा था जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा था। आई एम श्योर कि अगर आगे जाके इनके बीच में मैच होता तो एक बहुत ही कमाल का मैच हो सकता है। ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में ओमस को एलिमिनेट कर देता है और ब्रॉन ब्रेकर को इतना पप्पू तरीके से एलिमिनेट करवाया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, जहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब यार अगर आप गुंथर से करवाते हैं, किसी बड़े सुपरस्टार से करवाते तो समझ में आता, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया था ब्रॉन ब्रेकर को इस मैच में। पर डोमिनिक मिस्टीरियो को तो भाई कहीं से भी समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे डोमिनिक मिस्टीरियो ने ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर दिया और कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये चीज होने दी। इवन ब्रॉन ब्रेकर की भी इस पे बहुत बुरी सटक जाती है। जेडी मैकडोना की थीम सॉन्ग प्ले होता है, जेडी मैकडोना अपनी एंट्रेंस ले रहे होते हैं, ब्रॉन ब्रेकर एंट्रेंस पे ही जेडी मैकडोना को स्पेयर लगा देते हैं, जिसके बाद जेडी मैकडोना को ब्रॉन ब्रेकर उठा के अंदर डालते हैं। जे उसो एक सेकंड में ही जेडी मैकडोना को एलिमिनेट करके बाहर भेज देते हैं और इसी के तुरंत बाद 24वें नंबर पे थीम सॉन्ग प्ले होता है आर-ट्रूथ का। आर-ट्रूथ निकल के आता है और आर-ट्रूथ तो ये समझ रहे हैं इस मैच को कि ये टैग टीम मैच है। मतलब वो कर तो जान के रहते क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको कैरेक्टर ही कुछ ऐसा दे रखा है। वो आके डोमिनिक मिस्टीरियो से टैग मांगते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो जब टैग देते हैं वो रिंग के अंदर आता है। आर-ट्रूथ जितने भी टाइम रिंग में रहे, जैसे भी उन्होंने मूव्स किए, जॉन सीना वाला 5 नकल शक्ल भी उन्होंने किया, क्राउड ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। क्राउड बहुत ज्यादा हंस रहा था इस चीज पे। और आर-ट्रूथ का एक मोमेंट भी आता है जब मेज जो है वो एलिमिनेट कर रहे होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, बट आर-ट्रूथ डोमिनिक मिस्टीरियो को बचा के कहता है कि भाई इसको एलिमिनेट मत करिए, तो हमारे बंदा है, मतलब जजमेंट डे का ही बंदा है। पर डेमियन प्रीस्ट ने ये चीज ज्यादा देर चलने नहीं दी, वो आर-ट्रूथ को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद नंबर 27 पे सीएम पंक की एंट्रेंस होती है। क्राउड का इसमें बहुत तगड़ा रिएक्शन था, क्राउड बिल्कुल पागल हो रहा था सीएम पंक की एंट्रेंस पे। सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं और बहुत क्विक सीएम पंक रेसल करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जैसे वो क्विक मूव लगा रहे थे, आप देख के बता नहीं सकते कि इस बंदे की इतनी एज हो चुकी है। आते सीएम पंक ने बहुत क्विक रेसल करके सीधा डोमिनिक मिस्टीरियो को एलिमिनेट कर दिया। जे उसो गुंथर को स्पेयर लगाने के बाद एलिमिनेट करने वाले ही होते हैं, बट गुंथर ही उल्टा जे उसो को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर 28 नंबर पे एंट्रेंस होती है ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर आता है और वो आके सारे सुपरस्टार के ऊपर टूट पड़ता है। सीएम पंक, कोडी रोड, गुंथर सब में वो बजाने लगता है। और जब ऑलमोस्ट सारी एंट्री हो चुकी थी, सारे
सारे सुपरस्टार रिंग में आ चुके थे, बस एक 30 नंबर ऐसा बचा था जिसका सुपरस्टार अभी तक नहीं आया था, जिसको देखने के लिए फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो लास्ट नंबर होता है जिसपे हमेशा ही हमको कोई ना कोई सरप्राइज देखने को मिलता है। इस साल भी आप कह सकते हो कि ये एक तरह से सरप्राइज था क्योंकि 30 नंबर पे आए थे सैमी ज़ेन, जो कि ठीक था, क्राउड इस पे सही रिएक्शन दे रहा था, बट उतना ज्यादा मतलब अमेजिंग नहीं था। मतलब जैसे सरप्राइज एंट्रेंस होती है उतना कोई रिएक्शन सैमी ज़ेन को यहाँ नहीं मिला था, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तो सैमी ज़ेन WWE से गए थे अपनी इंजरी की वजह से, तो उनका अभी रिटर्न हो गया हैंड टू हैंड, तो मतलब इतनी ज्यादा वाइब तो नहीं थी इस चीज ने जो कि हमेशा 30 नंबर का दे। बट फिर सैमी ज़ेन की एंट्रेंस होने के बाद सारी एंट्रेंस हो चुकी थी, सारे सुपरस्टार रिंग में आ चुके थे जितने आने थे, और जब ये मैच अपने एंड के टाइम पे पहुंचता तो रिंग में सिर्फ 4 बंदे बचते हैं, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किए थे, जो कि मुझे लगा था पर्सनली यही 4 बंदे रिंग में होने वाले क्योंकि इन्हीं की सबसे ज्यादा हाइप थी। गुंथर, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक और कोडी रोड, ये 4 बंदे लास्ट में रिंग में बचते हैं और इन्हीं में से एक विनर होने वाला था इस साल की रॉयल रंबल का। इसमें सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर तीनों बंदों के ऊपर अपना फिनिशर लगाते हैं। ड्रू मैकिंटायर ने क्लेम और किक लगाई तीनों ही सुपरस्टार के ऊपर, पर एक ही सेकंड में ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर दिया सीएम पंक ने, जिस पे ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन ऐसा था कि भाई ये कैसे हो गया, मैं कैसे एलिमिनेट हो गया। ड्रू मैकिंटायर को बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो एलिमिनेट हो चुके हैं और सीएम पंक एलिमिनेट कर चुके थे ड्रू मैकिंटायर को, और इधर कोडी रोड ने गुंथर को एलिमिनेट कर दिया था। तो रिंग में जो लास्ट में 2 बंदे बचे थे वो थे सीएम पंक और कोडी रोड, जो कि एक्सपेक्ट था भी कि यही 2 बंदे लास्ट में रिंग में होने वाला है, जिसमें सबसे पहले सीएम पंक का पैर हैंड लेते हैं। सीएम पंक अपना जीटीएस जो है वो कोडी रोड के ऊपर लगाते हैं, पर कोडी रोड भी भाई कहां हार मानने वाले थे, कोडी रोड एलिमिनेट नहीं हुए और इनके पीछे क्या था, सिंगल्स मैच आप कह सकते हो कि चालू हो गया था और फैंस इस चीज को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि इन दोनों में से कौन वो बंदा होने वाला जो रॉयल रंबल जीतेगा, जिसमें सबसे ज्यादा चांस सीएम पंक के लिए लग रहे थे क्योंकि सारे ही फैंस उम्मीद कर रहे थे कि सीएम पंक इस मैच को जीतेंगे। और जैसे इस मैच को जीतने के लिए सीएम पंक दोबारा जीटीएस लगाने के लिए जा रहे होते हैं कोडी रोड को, कोडी रोड इसको काउंटर करके उल्टा सीएम पंक को ही एलिमिनेट कर देते हैं रॉयल रंबल से, और लगातार दूसरी बार कोडी रोड जो है वो मेंस रॉयल रंबल मैच जीत चुका है। 2023 का भी उन्होंने जीता था और 2024 का भी अब वो जीत चुका है, जो कि मेरे ख्याल से काफी सारे फैंस को पसंद नहीं आया होगा कि WWE ने सीएम पंक को ना जिता के कोडी रोड को जिता गया, बट मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं पर्सनली कोडी रोड को ही जीतता हुआ देखना चाहता था। अगर सीएम पंक भी जीत जाता तो वैसे तो मुझे कोई ज्यादा अफसोस नहीं होता क्योंकि सीएम पंक इतने टाइम बाद आया तो भाई विक्ट्री मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है, बट कोडी रोड को जिताने का भी फैसला मेरे ख्याल से WWE ने कहीं से बेकार किया नहीं है। एंड ये चीज सेंस कैसे बनाती है कि कोडी रोड जीतने चाहिए थे रॉयल रंबल, इस चीज पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लेना। बट फिलहाल सीएम पंक को एलिमिनेट करने के बाद कोडी रोड 2024 का मेंस रॉयल रंबल मैच जीत चुके हैं और अब कोडी रोड चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जो चीज कोडी रोड ने आज रॉयल रंबल में ही क्लियर कर दी थी क्योंकि इस पूरे मैच को देखने के लिए वहां पे रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों ही मतलब जो चैंपियन है वो बैठे हुए थे, और कोडी रोड ने मैच जीतने के बाद साइन की जब वो रेसलमेनिया के जो साइन की तरफ रेसलर हाथ करता है जब वो पायरो वगैरह होता है, वो करने के बाद कोडी रोड ने सीधा रोमन रेंस की तरफ इशारा कर दिया कि वो रोमन रेंस को ही चैलेंज करने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर। और आई डीपली होप कि इस बार कोडी रोड अपनी रेसलमेनिया की स्टोरी फिनिश कर देंगे, मतलब जैसे WWE ने उनको रॉयल रंबल जिताई है तो भाई मेरे ख्याल से तो इस बार उनको रोमन रेंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बनना ही चाहिए, बनना ये सारी विक्ट्री है 2 बार रॉयल रंबल जीतना बिल्कुल बेकार हो जाएगा सब। बट फिलहाल अभी रेसलमेनिया में थोड़ा टाइम है तो हो सकता है हमको चीजें और ज्यादा क्लियर होती हुई दिख जाए। बट फिलहाल कोडी रोड बन चुके हैं हमारे 2024 के मेंस रॉयल रंबल मैच के विनर, और इसी के साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि मैं वर्डिक्स नहीं देना चाहूंगा क्योंकि मेंस रॉयल रंबल मैच से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूं क्योंकि उसमें कुछ भी सरप्राइज एंट्रेंस नहीं थी। हम जॉन सीना को एक्सपेक्ट कर रहे थे, ब्रॉक लेसनर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, हल्क होगन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्टोन कोल्ड के भी थोड़े रूमर्स थे कि वो भी रॉयल रंबल के अंदर आ सकते हैं, बट एक के अलावा WWE ने एक भी सरप्राइज एंट्रेंस हमको नहीं दिखाई, तो मैं मेंस रॉयल रंबल मैच से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूं। बाकी आपको कैसा लगा शो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, जो कि ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।